सेकंड में आ जाएगी सर जी, डोंट वरी। हेलो, आप सभी लोगों को मेरा हेलो और नमस्कार। जहाँ-जहाँ आप सुन रहे हैं वर्चुअल टाउन हॉल सीरीज़ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, बाल आश्रम और फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की तरफ से रॉकेट्स 27 फिर से आप लोगों के साथ आज मैं यहाँ पे हूँ और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों मनाया जाता है? याद दिलाने बार-बार हम सबको टोबैको छोड़ें और शुरू भी ना करें। दोनों चीज़ें उतनी ही मायने रखती हैं। आज बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। पहले अपने गेस्ट से मिलते हैं। बहुत-बहुत आभार आपका सुमेधा कैलाश जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सुमेधा कैलाश जी को-फाउंडर हैं बाल आश्रम ट्रस्ट की। उन्होंने बाल आश्रम ट्रस्ट ये सोच के बनाया था कि बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट हो, जहाँ बच्चे सीखें, आराम से, बिना डर के जीवन में आगे बढ़ें। उनकी लीडरशिप में बाल मित्र ग्राम, चिल्ड्रन फ्रेंडली विलेजेस और बंजारा एजुकेशन सेंटर्स स्थापित किए गए। वो ग्लोबल मूवमेंट ऑफ चाइल्ड राइट्स जिसमें रीड, रेस्क्यू, ग्रासरूट कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, वर्ल्ड वाइड मार्चेस अगेंस्ट स्लेवरी, एजुकेशन, सालों साल बहुत एक इंस्पिरेशनल फिगर है, इंस्पिरेशनल काम किया है, बहुत अवार्ड्स मिले हैं। इनकी इंटरनेशनल महात्मा अवार्ड बाय द नॉर्वेजियन इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल फोरम, महात्मा अवार्ड बाय द आदित्य बिरला ग्रुप, रामकृष्ण जयदयाल हारमोनी अवार्ड, गोदरेज फिलिप ब्रेवरी अवार्ड, आदि आबादी वुमेन अचीवर्स अवार्ड। ये लिस्ट बहुत लंबी है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सुमेधा कैलाश जी। इनके साथ हमारे पास एक और बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन से मैं मिलवाऊंगा आपको। मैं जब भी युवाओं से मिलता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि वो इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मुझे लगता है कि अभी भी उम्मीद है। तो हम में से कई लोग जो मेरी उम्र के हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, और कभी-कभार हमें लगता है कि शायद उम्मीद कम हो रही है। तो जिन लोगों की उम्मीद मेरी तरह कभी-कभी कम होती है, मैं आपको मिलवाता हूँ निरंजन लाल मीना जी से। बाल सरपंच हैं, लालपुरा विलेज में, राजस्थान का है। ये एक बाल मित्र ग्राम है। यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ 2018 में चीफ मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिख के एक अवैध शराब बेचने की दुकान भी बंद कराई थी। पढ़ते हैं, वुमेन राइट्स के लिए काम करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने बच्चों के लिए काम किया है, रोल मॉडल हैं और ये टोबैको छुड़वाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, पोस्टर करते हैं, स्किट करते हैं और ये सारा आज इनसे जानेंगे, तो इंस्पायर होने के बहुत मौके मिलेंगे हमको आज। सो निरंजन, थैंक यू, वेलकम। और निरंजन के साथ हमारे साथ हैं केशव शर्मा जी। केशव शर्मा एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है। हमारे देश में बहुत ही कम साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जहाँ पे साइकोलॉजी और कैंसर केयर साथ में किया जाता है। केशव कई सालों से फोर्टिस में काम कर रही हैं। जो फोर्टिस का साइको ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम है उसकी ये हेड हैं। केशव, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सर। मैं सीधा आपसे ही शुरू करता हूँ मैम सुमेधा जी। आप बताइए, आपने इतने सालों में देखा है और ख़ास करके आपने इतने बच्चों को ना केवल नशे से बचाया है, स्लेवरी से बचाया है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए जो आपने देखा है और हमें क्या करना चाहिए एक सामाजिक तौर पे कि हम नशीले पदार्थों के सेवन में बच्चों को बचा पाएँ? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इस तरह के आयोजन तो समय-समय पर होते ही रहना चाहिए और स्पेशली ये केशव जी शायद आश्रम के बच्चों के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और मेरे ख्याल हर सप्ताह ही आप शायद बच्चों से रूबरू होती हैं और उनको
समझाती रहती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जैसे बहुत सारे साथियों की ज़रूरत है जो समाज में बच्चों के बचपन को लौटाने में और उनको इस तरह के नशे से दूर रखने में प्रयासरत हैं। मैं अपना अनुभव बताऊँगी कि जब हम लोग बच्चों को छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद जब हमने ये आश्रम शुरू किया, रिहैबिलिटेशन सेंटर, पहले दिल्ली में हमने शुरू किया था 1990 में। तभी हमने देखने में आया, क्योंकि जब-जब छुड़ाया, बच्चों में से 90% बच्चे नशे के शिकार होते ही हैं। किसी न किसी तरह के नशे में, चाहे सूखा नशा हो वो, चाहे कोई अफ़ीम और ये जो इधर से उधर देने में बच्चों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वो भी इसके आदी हो जाते हैं। तो ऐसे कई बच्चे हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि जब इन बच्चों को हम ऐसा माहौल देते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को प्यार की होती है। प्यार और उनको पूरा ऐसा वातावरण देना कि बच्चे उस नशे के जो आदी हो चुके हैं वो कैसे छुड़ाएँगे, तो उनको बिज़ी रखना, व्यस्त रखना। तो आश्रम की ज़्यादातर गतिविधियों में हमारा यही प्रयास रहता है कि बच्चों का कोई भी समय ऐसा ना रहे कि जिसमें वो अपने बीते हुए समय को याद कर पाएँ। पर फिर भी बड़ी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है कि कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में जब मज़दूर आ जाते हैं या कोई बाहर का आदमी गलती से पी के वहीं डाल देता है। आश्रम के अंदर तो अलाउड नहीं है कुछ भी, बीड़ी का या सिगरेट का या तंबाकू वगैरह भी हम लोग स्टाफ वगैरह भी हम लोग बहुत सोच समझ के रखते हैं कि वो ऐसे टीचर्स, ऐसे गुरु या ऐसा कोई भी आश्रम में आने वाला व्यक्ति, हम उसको लगातार अनुमति दे ही ना कि वो बच्चों से मिले। पर फिर भी कहीं न कहीं हमसे चूक हो जाती है, तो मज़दूर जब काम करने के बाद बीड़ी पी के अधूरी छोड़ देते हैं, तो वो कहीं न कहीं से वो जो आदी हैं, तो उनको लत एक जैसे होती है ना, अंदर से ललक होती है और वो कहीं न कहीं से उठा के उसको पी लेते हैं। पकड़ में भी आ जाते हैं बच्चे। और इसके अलावा जब बेचारे इतने सालों से उस जीवन के व्यस्त वो हो चुके होते हैं आदी, तो वो कभी-कभी साबुन बचा हुआ उससे खा लिया, कहीं विक्स मिल गई मेडिकल स्टोर से, उसको सूंघ लिया, कभी आयोडेक्स मिल गया, तो इस तरह की वो कुछ ना कुछ वो ढूँढ लेते हैं। पर जब हम ऐसा वातावरण देते हैं उनको प्यार का, व्यस्ततम उनका जीवन का, बच्चों के बचपन में जो भी चीज़ उन्हें चाहिए, उनको देने का वहाँ हम प्रयास करते हैं, तो काफ़ी हद तक इस बुराई से बच्चे दूर होते चले जाते हैं। ऐसा मैं आपको एक उदाहरण भी दूँगी कि ये 2001 की बात है, मुझे याद आ रहा है, अभी निरंजन को देख याद आया कि जो जैसे ये बच्चा कर रहा है, तो जो हम यहाँ आश्रम में सिखाते हैं उनको कहानियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से कि किसी भी तरह का नशा होता है बेटा, आपके जीवन को आगे जाके बहुत कठिनाई हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी उन्हें लग ही जाएगी, चाहे लिवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे जो उनकी उम्र है, उतनी उम्र वो जी नहीं पाएँगे और अच्छी तरह तो बिल्कुल नहीं जी पाएँगे। तो ये सुन के एक बार क्या हुआ, जब बच्चे का अपना टर्म पूरा हुआ, वो 2-3 साल बच्चा रहा था, उसका नाम है अजय और वो पटना के पास के किसी गाँव का था। तो जब शराब विरोधी, नशे विरोधी उसके यहाँ पे बातें सुनने को मिली, तो जब वो घर गया, तो वो बड़ा, क्योंकि बच्चे हमसे बड़े खुल जाते हैं, हमें माँ-बाप की तरह ही समझते हैं, तो वो अपने घर की सारी बातें 90% हमें बता ही देते हैं। 90 क्या 99% ही समझ लो। तो उसका कहना था कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते हैं, हमारे गाँव की स्थिति भी इसीलिए खराब है कि गाँव में शराब के ठेके हैं और बेचारे जो मज़दूर कमा के लाते हैं, तो वो उसका ज़्यादातर पैसा जो है वहीं चला जाता है, बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं यहाँ पे आने पे मजबूर हुआ। तो उसने ये प्रण कर लिया था कि मैं घर जाऊँगा और सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करूँगा और अपने पिताजी की शराब छुड़वाऊँगा। पर हमें नहीं बताया उसने, वो तो जब वो कर चुका उसके बाद हमें पता चला। तो जब वो घर लौटा तो उसने क्या किया, थोड़े 2-4 दिन के बाद पहले तो पिताजी से बात करता रहा कि पिताजी प्लीज़ ये मत पीजिए, अच्छा नहीं होता है, आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। नहीं माने, डाँटा भी उसको, पर उसने क्या किया, खाना छोड़ दिया, अनशन पे बैठ गया। अब किसी का बच्चा इतने दिन बाद, इतने सालों बाद अगर घर में आए और बच्चा खाना ना खाए, तो थोड़ा माँ को भी कष्ट तो होता ही है। माँ ने भी खाना छोड़ दिया। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में बाप को उसके आगे झुकना ही पड़ा, उसने शराब छोड़ दी। फिर उसने क्या किया, ये बेटा आपके लिए भी है और आप जैसे दूसरे और बच्चों को भी तैयार करोगे, इसलिए मैं आपको ये कहानी और सुना रही हूँ, आपकी कहानी मुझे पता है। तो उसके बाद उसने क्या किया कि सारे जितने भी उस गाँव में घर थे, उसको पता ही था कहाँ-कहाँ शराब पीते हैं वो लोग।
घर में बच्चों की एक टोली बनाई उसने, जो आश्रम में हमारी बाल पंचायत जिस तरह से काम करती है, ऐसे ही उसने गांव के बच्चों का एक समूह इकट्ठा किया और घर घर जाके शराब के खिलाफ उन्हें समझाना शुरू किया। टाइम तो लगा जरूर, उसे काफी टाइम लगा, पर उसने बंद करवा दिया काफी को। जो लोग नहीं मान रहे थे, तो जो ठेका था शराब का, उसने सब लोगों को, जो जो लोग तैयार हो गए थे, वो सबको इकट्ठा किया। सबसे पहले बच्चों का ही समूह गया, उसको कहा दुकान वाले को, यहाँ पे दुकान तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। वो नहीं माना, तो उसने और लोगों को इकट्ठा किया। पुलिस में उसकी शिकायत की। जब पुलिस ने भी नहीं उसकी बात सुनी, तो उसने क्या किया, एक दिन जाके शराब का ठेका तोड़ दिया सबके साथ मिलके। अब वो क्या करते, पुलिस वालों को तो उनको काम ही था कि गांव में इतनी दूरी पे होना चाहिए, थोड़ा सा नियम कानून तो है ही, तो उसकी जीत हुई। फिर उसने सभी वहीं के बच्चों को, फिर क्योंकि यहाँ से पढ़ के गया था वो, उसने वहां के बच्चों के लिए स्कूल खोला। खुद नहीं पढ़ा सकता था, तो पास के ही किसी पढ़े लिखे लड़के को तैयार किया कि यहाँ के बच्चों को प्लीज आप पढ़ा सकते हैं। उसने खुशामद की और वो अंततः उसने विजय प्राप्त की। तो आप समझ सकते हो कि इतने सालों में हमारा प्रयास काफी हद तक सफल तो हुआ है, पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट मुझे अभी सुबह पता चला, मैंने तो नहीं पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में अकेले में अगर 94% स्कूल जाने वाले बच्चे नशे के शिकार हैं। तो मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है, पर अगर मैं कहती हूँ 80% भी है, 70 भी हैं, तो बहुत ही हमें मतलब बहुत काम करने की जरूरत है। और अगर हम अपने बच्चों को अभी बचपन में नहीं संभाल पाए, तो आने वाले समाज कैसा होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने बताई। और जो लोग सुन रहे हैं, खास करके युवा जो सुन रहे हैं, ये जो कहानी, ये जो असली जीवन की कहानी है, ये हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि अगर हम चाह रखें, कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक बात है कि हम एक जगह जाके तंबाकू का सेवन करें, दूसरी तरफ हमारे पास एक पूरी दुनिया है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पढ़ाई, दोस्त, स्पोर्ट्स, समाज के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, और दूसरी तरफ हमारे पास तंबाकू है। सोचने वाली बात है। चॉइस हमारी है, ये बात कभी ना भूलें। कभी भी इस बात में ना जाएं, इस कारण से लेना पड़ा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कारण बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम तो ये कहते हैं, छोड़ना, छुड़वाना एक लत को एक अपनी बात है। हम शुरू ही ना करें, से नो दी फर्स्ट टाइम, एवरी टाइम, अगेन एंड अगेन नो बोलिए। मैं केशव यहाँ तुम्हारे पास एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुमसे। हम सब जानते हैं कि टोबैको यूज़ से शारीरिक बीमारियाँ, कैंसर, ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद वो क्या हो जाता है कि हम यूज़ करते हैं, और फिर यूज़ करने के बाद हमें आदत हो जाती है, फिर वो छूटती नहीं है, और वो साइकिल पूरा होके हमें बीमारियों में जकड़ता है, हमारे परिवार पे असर करता है, हमारे फाइनेंसेस पे असर करता है। तो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो आप ये बताइए कि जानकारी के बावजूद टोबैको यूज़ क्यों होता है? सर, टोबैको या किसी भी सब्सटेंस की अगर बात करें, या किसी भी तरह का जो नशा है, ये एक बिहेवियर है। ये बिहेवियर में अडेप्ट हो जाता है। इसका फिजियोलॉजिकल रीजन तो रहता है, एडिक्शन जब बाद में पैदा होता था, बट शुरुआत कहाँ से होती है? हम अक्सर ये मुझे पर्सनली बहुत वैसा लगता है कि हम अक्सर बच्चों को, या किसी भी कोई भी जो नशे का सेवन करता है या नशे का यूज करता है, तो हम उसे ये कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, या ऐसा मत करो, इससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो जानते हैं इससे शारीरिक प्रॉब्लम हो रही है, ये जानते हैं इससे आर्थिक अवस्था भी खराब हो रही है, परिवार में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट अक्सर मुझे लगता है कि जो हम एक बहुत बड़ा सवाल पूछना भूल जाते हैं, वो ये कि ऐसा क्या है कि जो उनको उससे फ़ायदा हो रहा है? हम ये तो चाहते हैं, हम ये सवाल अक्सर करते हैं कि ये नहीं करना है, ये वो भी जानते हैं। कोई भी इंसान अगर वो गुटखे का पैकेट लेता है, तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छी-सी बहुत ही क्लियर 80% पिक्टोरियल वार्निंग दी गई है। बहुत ही कैंसर की एक तस्वीर उसपे दी गई है। जब हम सिगरेट का जो पैकेट खरीदते हैं, उसके ऊपर भी 80% पैकेट के ऊपर
कैंसर की पिक्चर है, बट उसको देखने के बावजूद भी क्यों इस तरह का व्यवहार है, आई थिंक ये वो उन्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है अभी। अब तक हम शायद इस पे फोकस कर रहे थे कि इसे नहीं करना है, ये सब लोग जानते हैं उसे नहीं करना है, बट वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द पेन, व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से वो इस चीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। शुरुआत टोबैको को हमेशा से हम टोबैको इज अ गेटवे ड्रग। किसी भी नशे की अगर शुरुआत होती है तो वो टोबैको से ही शुरू होता है, बिकॉज सोशली कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है। हमारे पास लॉज हैं, हम कहते हैं कि विक्रेता इसकी बिक्री क्यों हो रही है या इंडस्ट्रीज बंद क्यों नहीं हो रही हैं। आई थिंक वो बहुत दूर का डिबेट है। कल्टीवेशन क्यों बंद नहीं हो रही, बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफरेंट पिक्चर। बट शुरुआत कहाँ से हो रही है, वाई टोबैको एंड उसकी कल्टीवेशन है, बट वी ऑल्सो हैव द लॉज एट द सेम टाइम। हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हमारे जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, या कितने भी लोग जो प्रैक्टिस में हैं, हम में से कितनों को पता है दैट वी हैव अ लॉ कॉल्ड कोडपा, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। डब्ल्यूएचओ का एससीटीसी प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत कई आर्टिकल्स हैं, कई सेक्शंस हैं जिसमें बहुत ही क्लियर कट चीजें दी गई हैं। बट हम में से कितने लोगों को वो पता है, उस चीज की जागरूकता ही नहीं है। नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो अबाउट कोडपा। मुझे अब से 10-15 साल तक पहले नहीं पता था। मुझे शायद इसलिए पता है बिकॉज आई प्रैक्टिस। बट कई मेरे कोलीग्स, अगर मैं उनसे बात करूं, या कई मेरे जो जाने पहचाने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मैं उनसे पूछूंगी कोटपा क्या है, या अक्सर इस तरह का डिबेट आता है कि इसकी बिक्री बंद क्यों नहीं होती, बच्चों को क्यों बेचा जाता है। वी हैव कोटपा, nobody knows about it. There are particular sections in it, nobody knows about it. पब्लिक प्लेस में टोबैको अलाउड यूज नहीं करना है, वो हमें लगता है हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये कोटपा के अंतर्गत भी आता है। दिस इज द लॉ। अगर हम उसको जाके रिपोर्ट करते हैं, वो करते हैं, तो देयर इज अ पनिशमेंट फॉर दिस, देयर इज अ पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस। दुकानों के बाहर हम अक्सर देखते हैं कि 18 से कम साल के बच्चों को या युवाओं को टोबैको बेचना मना है, बट देयर इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल बीइंग सोल्ड। हम कहाँ से सीखते हैं, बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अगर हम सोशल लर्निंग की बात करते हैं, वी लर्न फ्रॉम बिहेवियर, वी लर्न फ्रॉम इमिटेशन। जो बड़े करते हैं वहां से देखते हैं। और आई थिंक शुरुआत वही से होती है। व्हाट आर आवर रोल मॉडल्स? हमारे रोल मॉडल्स कौन है? हम मूवीज देखते हैं, हम मीडिया देखते हैं, हम एज एल्डर्स हम जब सबको ये बोलते हैं कि अच्छा ये नहीं करना है, तो बट उस टाइम पे ये झांक के देखे कि हमारा बिहेवियर खुद का कैसा है। क्या हमें उतनी अवेयरनेस है दैट वी वांट आवर चिल्ड्रन नॉट टू यूज दिस, एंटर दिस गेटवे? और बाकी ड्रग्स की बात तो बहुत दूर की आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत से लोग यहाँ लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत, इंडिया फॉर चिल्ड्रन, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। मैम सुमेधा जी, आपके लिए बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं आपको मिलके। मैंने पढ़ा, माता जी कह के बुलाया जाता है आपको, तो बहुत से लोग आपको प्रणाम भेज रहे हैं। तो संदीप नारायण जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और सोच रखी है यहाँ पे। संदीप जी, थैंक यू आपने जो लिखा उसके लिए। इनफैक्ट आज सुबह मेरे जहन में यही बात चल रही थी, और मैंने करीब 1 डेढ़ घंटा पहले अब यही ट्वीट किया था जो आपने सवाल पूछा है। मैंने ट्वीट ये किया था कि नो टोबैको डे का जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है ना, वो नो है। किस किस ने नो कहना, वो कहाँ से शुरू होगा? तो जो अभी केशव ने भी बोला रोल मॉडल का, आपने संदीप जी पूछा कि जो ये एड्स आ रही हैं, जो ये सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, उसका क्या है? मेरे विचार बहुत क्लियर है। किसी भी पर्सन को जिसकी कोई भी पब्लिक इमेज है, जिनको चाहे 2 लोग फॉलो करते हो या 2 करोड़ लोग फॉलो करते हो, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो एक रोल मॉडल की तरह बिहेव करें। सिर्फ रोल मॉडल बनना इनफ नहीं है, रोल मॉडल की एक ज़िम्मेदारी आती है। सो हर एक किस्म की एडवर्टाइज़मेंट को मना करें, हर एक किस्म की एंडोर्समेंट को मना करें, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की एडवर्टाइज़मेंट जो ग्लैमरस तरह से बच्चों तक जाती है, युवाओं तक जाती है, उसको हमें पूरी तरह से रोकना ज़रूरी है।
और ये रोक मुझे लगता है हर एक रोक ये नहीं आ सकती कि एक लॉ आए रोक के लिए। हमारी अपनी भी सोच है, हमारी वैल्यूज़ हैं। सुमेधा जी आपसे पूछेंगे यहाँ पे जब आप देखते हैं एक ऐड जहाँ पे बहुत वेल नोन लोग भी अगर तम्बाकू यूसेज की ऐड में आते हैं, तो क्या ख़्याल आता है कि ज़रा उनको फ़ोन करके थोड़ा समझाएँ या डाँटें उनको क्या क्या कर रहे हो या बंद बहुत करो? गुस्सा एक्चुअली ये बताऊं, बहुत गुस्सा आता है। जो आपने अभी कहा ना कि अगर रोल मॉडल बन रहे हो आप, तो आपकी समाज के प्रति जो जवाबदेही है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आप सब बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो, या आप अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हो कि ये चीज अच्छी है। तो अगर उनको दूर रखना है या वो इस तरफ जाए ही ना, तो हमें वातावरण समाज में देना ही पड़ेगा, और वो उन्हीं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा अपने क्या नाम था, केशव जी ने। हाँ, तो जो ये कह रहे थे ना कि कानून है, सब है, पर आप देखो, अब मैं आपको अपनी बता रही हूँ, आपको वैसे बताना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बता रही हूँ। विराट नगर में जहाँ बाल आश्रम है और जहाँ बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, उस लड़ाई को लड़ते लड़ते मुझे हो गए 20-25 साल। वो ठेका नहीं हटा तो नहीं हटा। हमारे जो राजनीतिक नेता लोगों की जो एक शय है, वो भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी उन्हीं की है खासकर, और वही उसके लिए जो है उत्तरदायी हैं। क्योंकि मैं खुद अपना बता रही हूँ, मेरा एक मन में सपना था कि मेरे आश्रम के आसपास, बच्चों के रहने की जगह के आसपास कोई भी इस तरह का गलत काम ना हो जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। और मैंने वैसा ही वातावरण देने की कोशिश की। बाल मित्र गांव भी वही उसी का सपने को पूर्ण करने का एक हमारा साधन बना, और पर फिर भी मैं कई जगह विफल रही। और ये मैं इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे यही है कि मेरी बात शायद अब भी पहुंचे, क्योंकि वहां पे कानून भी है, सब कुछ है, पर लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा कि स्कूल और आश्रम के बीच में, जहां वहां भी बच्चे हैं यहाँ भी बच्चे हैं रहते हैं, तो इसीलिए ये जो हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा ये चीज गलत है, आपके लिए गलत है, तो वो कहीं ना कहीं जब स्कूल जाते हुए तो उनको अंदर से हुड़क उठती है, वो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये इसके लिए हमें समाज के जितने भी जिम्मेदार वाले लोग हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, उनको ये समझना होगा कि हमारे बच्चों के लिए क्या चीज अच्छी है और कहाँ पे ये होना चाहिए। अगर बहुत ही जरूरी है, मैं तो कह रही हूँ होना ही नहीं चाहिए, जिसे लेना हो वो कहीं दूर दुकानें हो, वो अपने आप पहुंचेगा ही। आप ये समझ लो, दिल्ली में एक बार जब बंद करने का हुआ था, तो हरियाणा के बॉर्डर से लोगों ने अता आना जाना लेना और उसका भरना घरों में, तो वो शुरू हो गया था। तो जो लेना है, जिसे बड़े लोगों को लेना है, जो अपना समझते हुए भी नासमझ बने हुए हैं और बड़े करते हैं, तो उनके बच्चे तो आप समझ लो इस चीज से दूर रह ही नहीं सकते। पर जो गरीब का बच्चा है, जिनके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, कम से कम उनके लिए तो ऐसा हम वातावरण दे पाए, कम से कम गाँव के आसपास या स्कूलों के आसपास। ये दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े शहरों में, जयपुर में, स्कूलों में आप देख लो, प्राइवेट स्कूलों में हर जगह बच्चे नशे के शिकार हैं, किसी न किसी रूप में। पता नहीं माँ बाप को पता है या नहीं पता है, या माँ बाप जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। तो माँ बाप को भी इसमें सजग रहने की जरूरत है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि हर आदमी अपना उत्तरदायी समझे और उसको कम से कम कोशिश करे कि हमारा सबका, गरीब का बच्चा हो या कहीं किसी का भी बच्चा हो, वो अपना बच्चा है, और बच्चे के लिए क्या जरूरी है वो हमें सभी को मिलकर सोचना होगा। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता या एक संस्था कुछ नहीं कर सकती। बहुत 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 सही बात बोली आपने। यहाँ जयदीप कुम्हार जी ने भी यही लिखा था और संदीप जी ने भी यही लिखा था, बहुत लोग यही लिख रहे हैं कि हमारे जो रोल मॉडल हैं जिनको युवा फॉलो करते हैं। सुमेधा जी ने आपसे रिक्वेस्ट करी है, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केशव जी भी बोल रही हैं, पर बात यहाँ पे रोल मॉडल की हुई है तो मैं आपको रोल मॉडल से मिलवाता हूँ। हमने उन रोल मॉडल्स की बात करी जो टोबैको सेवन की एड्स में आते हैं। सवाल ये है, क्या हम सामाजिक तौर पे उन्हें रोल मॉडल मानेंगे या हम रोल मॉडल मानेंगे निरंजन को? सवाल ये है। अब हमें चूज करना है, आपने फॉलो किसको करना है। क्या सिर्फ एक गाना, एक कुछ अच्छी फोटो, क्या वो कपड़े, क्या वो जोक, क्या वो एक्शन, वो फॉलो करेंगे, या वो फॉलो करेंगे कि जहां युवा अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद से समाज के लिए बदलाव लाता है,
निरंजन, यहाँ मैं तुमको बुलाऊँगा। ज़रा बताइए निरंजन, आप इतना कुछ कर रहे हैं, पहले तो बताइए जो कर रहे हैं वो, फिर उसके बाद एक और सवाल पूछूँगा मैं आपसे। जब हमारे गांव में पहली बार बाल आदरणीय माता को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा नमस्ते। जब पहली बार हमारे गांव में बाल पंचायत बनी तो हम सब बाल पंचायत के सदस्य कभी कभी बाल आश्रम आया करते थे। तो जब भाई साहब और भाभी जी के साथ मीटिंग हुआ करते थे तो ये बताया करते थे कि धूम्रपान से क्या क्या नुकसान है, ये उनके बारे में हम सब बच्चों को बताया करते थे। तो उस चीज़ों को हम यहाँ पर सुन के हमारे जब गांव जाया करते थे तो उस चीज़ों के लिए हम भी गांव वालों से बात किया करते थे। तो जब मीटिंग में भाई साहब और भाभी जी क्या बताया करते थे कि इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करनी चाहिए। तो मैंने इसकी शुरुआत अपने घर से की, क्योंकि मेरी जो माँ थी वो तंबाकू का सेवन किया करती थी। उनको मैंने समझाया कि तंबाकू का सेवन के लिए आप बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और इसके साथ ही मैंने अपनी पूरी बाल पंचायत टीम से मिलकर मेरी माँ को समझाने की कोशिश की। तो मेरी बाल पंचायत की जो टीम थी उसके कहने पर और हम सबके कहने पर मेरी माँ ने तंबाकू का सेवन बंद कर दिया। और इससे मैं बड़ा खुश हुआ और मैं पूरे गांव के जो तंबाकू का सेवन करते थे उन सबको रोकने के लिए चल पड़ा। और जो मेरी बाल पंचायत की टीम थी वो सभी मिलकर जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो तंबाकू का सेवन किया करते थे, उन सभी को समझाने के लिए हमने गांव में रैलियां निकाली, दीवार लेखन किया और स्कूल के सभी बच्चों को समझाया। इसके साथ में हमने जो युवा हमारे गांव में जो युवा मंडल था उनसे मिलकर हमारे गांव में सभी को जो तंबाकू का सेवन क्या करते थे उन सबको समझाया और इसके दुष्प्रभाव बताए, जिससे हमारे गांव में तंबाकू का सेवन बहुत कम हो गया। और जो हमारे गांव में गर्भवती महिलाएं होती थी उनको भी हमने इसके दुष्प्रभाव बताए कि जो गर्भवती महिलाएं होती है वो धूम्रपान करने से उनको जो नवजात शिशु होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और उनके कुपोषण का शिकार होने से एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक रोग चलता रहता है जिससे पूरा परिवार नष्ट होता है। और तंबाकू के सेवन से जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और इसके साथ में जैसे तंबाकू के सेवन से जो माँ बाप होते हैं वो तंबाकू का सेवन करने से उनकी समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है। बहुत सी बीमारी होती है जैसे कैंसर, फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है जिससे सांस की बीमारी हो जाती है। और भी टीबी, खांसी जैसी बीमारियां, गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है जिससे उनके समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है, जिससे बच्चे एक अनाथ का रूप लेकर बाल मजदूरी पर निकल पड़ते हैं। उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती, उनका घर परिवार होता है वो सारा खंडित हो जाता है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने युवा मंडल के साथ मिलकर और भी जो आसपास के गांव थे उन सभी के साथ मिलकर मैंने इसके लिए काम किया। और मैंने जो मेरी बाल पंचायत थी उन सब ने मेरा पूर्ण रूप से साथ दिया। एक लीडर के नाते मैं हर काम में अपने को आगे रखकर कार्य करता रहा। और फिर इसके बाद मैंने जो हमारे गांव में शराब की दुकानें थी, अवैध शराब की दुकानें, जिनको बंद करवाने के लिए मैंने अपनी युवा मंडल और बाल पंचायत से बात की तो उन सब ने मिलकर मेरा साथ दिया। और फिर हमने जो मुख्यमंत्री थे सीएम उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने इस बात का तुरंत से उपाय किया और हमारे गांव में जो अवैध ब्रांचें थी शराब की उन सबको बंद किया और हमारे गांव के जो पास में भी थी उन सबको भी बंद किया, जिससे हमारा गांव शराब मुक्त हो गया। और हमारे गांव में सभी जो बच्चे थे जो तंबाकू का सेवन किया करते थे उन सब बंद हो गए। निरंजन, ये बताओ, अभी तो तुम्हारी उम्र काफ़ी कम है ना? मुझसे तो हाँ मेरे ख्याल से तिहाई, एक चौथाई उम्र होगी तुम्हारी, है? सो इसमें तुम यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम ग्राम पंचायत के भी सरपंच हो, तुम रैलियाँ भी कर रहे हो, तुम लोगों का तंबाकू भी छुड़वा रहे हो, तुम ये सारा कर कैसे रहे हो इतना सारा? अरे टाइम कहाँ से लाते हो और प्रोत्साहन कौन कर रहा है इसे? इतना करने के लिए जो एक जोश चाहिए, जो उत्साह चाहिए, कहाँ से ला रहे हो? थोड़ा हमें भी दो यार।
इतने सारे लोग सुन रहे हैं, थोड़ा उनमें भी आएगा, मुझमें भी आएगा। इसकी प्रेरणा मुझे जो भाई साहब और भाभी जी हैं उनसे मिली। जब मैं बाल आश्रम में आया करता था तो उन्होंने बताया कि हर एक काम की शुरुआत अपने से करनी चाहिए। तो मैंने खुद से की और इसके साथ में जब मैं जो मतलब स्कूल के टाइम में पढ़ाई करता हूँ और बाकी टाइम में इन कामों के लिए अपना समय निकाल कर इन कामों में लगा रहता हूँ। तो मैं मेरा पूरा अधिकतर समर्थन मेरा जो बाल पंचायत सदस्य है, बाल पंचायत टीम है, जो युवा मंडल है, उन सबका मुझे पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। और जो बाल आश्रम के कार्यकर्ता हैं उनका भी मुझे पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। इस साथ में मैं काम भी पूरा करता हूँ। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था रोल मॉडल चुनिए। आपको हमने बात करी और आप सब सेम बात हम सारे लोग कह रहे हैं कि जो रोल मॉडल एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कितनी गलत बात कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा हम आपको एक दूसरे रोल मॉडल से मिलाते हैं। बताएं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और ये बात समझ में आ रही है कि जो बदलाव लाना है वो खुद से लाना है। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, इस बात को समझिए। हम सब अपने जीवन निकाल देते हैं औरों की गलतियां निकालने में। उसने ये ठीक नहीं किया, उसने वो ठीक नहीं किया, पहले तुम ये करो, पहले तुम वो करो। और सिंपल सा सल्यूशन है, पहले खुद से शुरू करो। मैं आपके पास वापस आऊंगा। अब सुमेधा जी, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, तो मैं एक दो सवाल एक साथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ। रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि बच्चों को नशे से छुड़ाने के लिए जो माता पिता और बच्चों के बीच का संवाद है उसका क्या रोल है, अगर आप कुछ बता पाएँ। दूसरा कि एडवर्टाइजमेंट्स तो आती ही हैं, तो उसको हम अपने आप समझा भी लें, लेकिन जो ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चे, जो हमारे दायरे से बाहर है, जैसा आप बता रहे थे कि बाल आश्रम में आप कर सकते हैं, पर उसके बाहर जो हो रहा है, तो उससे बच्चों का जो उस पे असर होता है, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं और हम कैसे एक बचपन, कम से कम बचपन को हम तम्बाकू मुक्त रख पाएँ। तो ये कुछ सवाल आए हैं, सारे मैंने एक साथ जोड़ दिए हैं, तो आप बताइए प्लीज़। देखिए, हम जिस देश से बिलॉन्ग करते हैं, जिस देश में रहते हैं, तो भारतीय संस्कृति में संस्कारों पर बहुत जोर दिया जाता है और वो संस्कार बचपन में माँ-बाप या उनके घर वाले या उनसे मिलने-जुलने वाले लोगों से ही बच्चे सीखते हैं। क्योंकि जो आपने अभी कहा कि बच्चे सबसे बड़े ऑब्जर्वर हैं, वो बहुत जल्दी मतलब कोई भी बड़ा अगर कोई गलत काम करता है, तो वो जितनी बारीकी से बच्चा सोच सकता है, उतनी बारीकी से हम बड़े लोग नहीं सोच पाते और ना वहाँ तक देख पाते हैं। तो सबसे पहले माँ-बाप को, घर वालों को अपने व्यवहार में जो चीज़ आप अपने बच्चों में चाहते हो, वो खुद व्यवहार ना करें। अगर खुद पीते हो या फिर ऐसे मिलने-जुलने वाले लोग घर में भी ना आ पाएँ या उनसे कहें भैया घर से बाहर आप पी ले रहो, हमारे घर में ये चीज़ बंधन है, इसमें हमारे घर में आप नहीं पिएँगे तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरा कि आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, वो कार्यक्रम आप क्या-क्या देख रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँगी, सत्यार्थी जी जब भी कोई बात कहते हैं या बच्चों के बीच में जाते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि जो आप कर रहे हो, उसको बच्चा कितनी बारीकी से देख रहा है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अनजाने में भी बच्चों को आप सिखा रहे हो अपने व्यवहार से। तो अगर आप बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हो सचमुच में, जो पहले बहुत सभी लोग ये कहते थे हमारे बच्चे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे भविष्य हैं, हमारे घर का भी बच्चे भविष्य, हम अपना जो भविष्य है वो बच्चों में ही देखते हैं। तो क्या आप अपना भविष्य खुद ही नहीं बिगाड़ रहे? तो इसके लिए और ये भी है कि हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि हम कानून का वो कर लें या हम बड़े नेताओं का भी करते हैं, कहते ही हैं, पर सबसे पहले हमें खुद को बदलना भी पड़ेगा और अपने व्यवहार के माध्यम से लोगों को जहाँ तक बता पाएँ, सरलता के साथ, आदेश देकर नहीं। क्योंकि अच्छा, बच्चे में ये सबसे बड़ी बात है, आप ये करोगे, ये नहीं करना है, ये करना है, तो बच्चा वो करेगा जो आपने कहा नहीं करना है। तो बच्चों की मनोवैज्ञानिकता को समझते हुए भी आपको उनको समझाने का तरीके में भी परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए भी मैं आपको एक कहानी और बता सकती हूँ, घटना है। जैसे मैंने कहा था कि हमारे आंगन के आस-पास मैं प्रण कर लिया था कि कोई भी गलत, जैसे बाल विवाह हो गया या जाति प्रथा हो गया या फिर छुआछूत हो गया, शराबबंदी हो गया, बहुत सारी जितनी भी समाज में बुराइयाँ हैं,
तो मैंने सोचा था, कहा नहीं, डायरेक्टली हम लोग उस पर काम नहीं करते, पर इनडायरेक्टली हमने हर गांव के विकास के लिए ये सोचा था कि सब अच्छी अच्छी चीजें हों जिससे गांव का विकास हो, गांव में रहने वालों को कम से कम जीने के जो साधन चाहिए कम से कम उन्हें वो मिल पाए। तो सरकारी योजनाओं का भी हम लोग उसमें फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ मैंने एक अनूठा प्रयोग अपने आप से ही शुरू किया था कि भारत में हवन तो सभी करते हैं, तो हवन को मैं धर्म से नहीं जोड़ती। धर्म तो जो है वो है, मानवता ही है, मैं उसी में विश्वास करती हूँ। तो मैंने प्रण किया था कि मैं उस गांव में बाल मित्र गांव तभी बनाऊंगी जब गांव के लोग एक होके अपने विकास की बात सोचेंगे। गांव की जो मुख्य पंचायत है उसमें रहने वाले लोग, जो गांव के करने वाले लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, वो भी अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी को समझें कि गांव में रहने वाला हर बच्चे को वो ऐसा वातावरण दे पाए कि जो जिससे आगे आने वाले समय में गांव की उन्नति अच्छी तरह से हो और वो भारत के नक्शे पर अपने कहीं कुछ कदम रख पाए। तो मैंने ये जो हवन में करती थी तो उसमें मेरी सबसे बड़ी शर्त होती थी कि उसमें एक तो मन में ये सोचेंगे कि उनके अंदर की जो भी बुराई है उसे छोड़ने की कोशिश के साथ इसमें बैठेंगे। दूसरा, जाति के हिसाब से ब्राह्मण है या छोटी जाति का है या मुसलमान है या जो भी है, वो जोड़े के साथ बैठेंगे, क्योंकि पत्नियों को तो अधिकार था ही नहीं। कहीं कहीं तो आप, मैं क्या बताऊं कि ऐसा था कि कोई चबूतरा ऊंचा बना हुआ है तो वहां औरतें चढ़ ही नहीं सकती, उन्हें जाने का अधिकार ही नहीं था। तो अब मैं उस बीच उस गहराई में नहीं जाऊंगी, पर ये जो जब मैं हवन करती थी तो इसमें एक बार क्या हुआ, हमारे गांव आश्रम के पास का ही गांव है सोठाना, उसमें ये मेरे को इसलिए याद आ गई कि पिछली वसंत पंचमी की ये घटना है। वसंत पंचमी पे हम आसपास घूमने गए तो वहाँ चाय की दुकान पे हमारे स्टाफ ने कहा कि आज पकौड़े खाते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है। तो आपके भाई साहब सत्यार्थी जी और मैं, हम अपने स्टाफ के लोगों के साथ थोड़ा घूमने चले गए आसपास के गाँव में। वहाँ पे एक चाय की दुकान दिखी और उसमें वो पकौड़े गरम गरम बना रहा था, तो हम लोग वहाँ खाने बैठ गए। तो उसने एकदम से कहा, भाभी जी आप मुझे पहचानी? मैंने कहा नहीं, पहले मुझे सब भाभी जी कहते थे, तो मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि आप याद करो, आपने मेरे वहाँ पे हवन कराया था और मैंने वहाँ प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आप सोच सकते हो कि उस समय का वो जो मेरा जो खुशी थी वो 1000 गुना बढ़ गई। और मैंने कहा चलिए, कहीं ना कहीं मेरा प्रयास सफल हुआ। तो ऐसे कई अदा कदा कहीं ना कहीं लोग टकरा जाते हैं। तो अगर आप सचमुच में परिवर्तन चाहते हैं या किसी भी बुराई को दूर करना चाहते हैं सचमुच में, तो आप अपने जो प्रयोग है उसमें कभी भी कोई भी ये मत सोचिए कि इसमें ये रुकावट आ जाएगी तो अब ये ऐसे हो गया, ये आ गई। रुकावट तो आती रहेंगी। अगर हम अपने मकसद को, अगर हमें पूरा करना है, अपने लक्ष्य को हमें अगर मुकाम तक पहुंचाना है, हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो आप उसमें निरंतर लगे रहिए तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बिल्कुल, बहुत वेरी इंस्पायरिंग। आई होप आप लोग सब सुन रहे हैं और हम सब समझ पाए कि हम सब में क्षमता है। सिर्फ सोच मात्र की ज़रूरत है कि अगर हम एक बार ठान लें कि हमने कुछ करना है। तो जैसे मैं युवाओं से जब मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि समझ लो कि चीज़ल इन दी हैंड, छोटा हथौड़ा आपके हाथ में है, बहुत बड़ा पहाड़ है। स्टिग्मा, स्टीरियोटाइप, टैबू, डिफिकल्टी, बहुत बड़ा पहाड़ है। मेरे अकेले से या किसी और से कुछ नहीं होने वाला। सारे लोग मिलके हथौड़ा मारे जाएंगे, तब कहीं जाके सुराग बनेगा, तब कहीं जाके रास्ता बनेगा। केशव, बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं, आई एम सीइंग कि हम बातों में थोड़ा आगे भी काफ़ी आ गए हैं। मैं तुमसे कुछ बहुत स्पेसिफिक टिप्स समझना चाहूँगा। कई लोगों ने पूछा है, तो अगर आप बता सको स्कूल में और पेरेंट्स, मतलब स्कूल पे हम क्या कर सकते हैं, माता-पिता क्या कर सकते हैं कि युवाओं और बच्चों में टोबैको या सब्सटेंस यूज़ को हम प्रिवेंट कर सकें, अगर हुआ है तो जल्द से जल्द उनकी मदद कर सकें। ये बात हम समझते हैं कि चाहे वो पीयर प्रेशर से आ रहा हो, चाहे वो मीडिया में देख के आ रहा हो, चाहे सिर्फ इंक्विजिटिवनेस के कारण आ रहा हो, एक्सप्लोर करने के माध्यम से आ रहा हो, किसी भी और कारण से हुआ हो, वो हमें पता है, उसके नुकसान हमें पता है। हम कर क्या सकते हैं अपने खुद के लेवल पे, ये अगर माता-पिता को भी समझा सको और स्कूल, एनजीओ सेक्टर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं, उनको भी, कि हम क्या कर सकते हैं?
यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात जो मुझे समझ आती है, बात बहुत सिंपल है बट हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कोई भी बच्चा अगर वो शुरुआत करता है किसी भी तरह के नशे की या किसी भी तरह के बिहेवियर की जो उसके लिए सही नहीं है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता, अपने बड़ों से बात नहीं करता। यानी कि वो इस चीज़ को छुप कर करता है। चाहे वो फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रोल मॉडल्स हो या पीयर प्रेशर हो या कुछ भी रीज़न हो या क्यूरियोसिटी हो। तो आई थिंक एज पेरेंट्स एज एल्डर्स हमें बहुत ही सिंपल तरीके से रिलेशनशिप में व्हाट जो मुझे जनरली लगता है 3 सीज़ हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। पहला है कम्युनिकेशन। हम बात करें अपने बच्चों से बहुत ही साधारण तरीके से। बच्चा अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या आउट ऑफ पीयर प्रेशर भी किसी भी तरह से अगर जूझ रहा है या बुलिंग हुई है या कुछ भी है, पर अगर एज एल्डर्स वो हमसे बात नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली वो चीजें और बिगड़ती जाएंगी। तो हमें कनेक्शन कम्युनिकेशन सबसे पहले बनाना है। अगर हम बातचीत कर पा रहे हैं, बच्चा अपने मन की बात हमसे कर पा रहा है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम उनसे बात कर पा रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। तो उसी के बाद हम दूसरे सी से जुड़ते हैं जो कि है कनेक्टिविटी। कम्युनिकेशन के बाद ही कनेक्टिविटी होती है और कनेक्शन अगर बन जाता है हमारे बच्चों के साथ एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज टीचर्स, एज रोल मॉडल्स, तो ही हम उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। बट अक्सर क्या होता है हम इस चीज़ को उल्टा करते हैं। हमें लगता है बच्चे में कुछ बिहेवियरल कुछ इश्यू आया है या बच्चे ने कुछ चीज़ से तम्बाकू का सेवन करा है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ एनीथिंग, तो हम सबसे पहले उसे डाँट देते हैं, हम करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है अगर हम इस दूसरी तरह से जाएँ, कम्युनिकेशन, कनेक्शन एंड देन करेक्शन, तो आई थिंक चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएँगी और हम बच्चों को समझ भी पाएँगे कि अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन, कनेक्शन, करेक्शन। पहले बात करिए, अपने रिश्ते को बनाइए, फिर सुधार लाइए। बहुत-बहुत बढ़िया बात कही। निरंजन, यहाँ पे मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, तुम तो बच्चों से, युवाओं से खुद बात करते हो, तो तुमने क्या देखा कि किस तरह से बात करके या किस चीज़ से बच्चों को ये बात समझ में बेहतर आती है कि हाँ, हमें सेवन नहीं करना है इसका, हमें मना करना है, यूज़ नहीं करना है, या अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कैसे तुम समझा के छुड़वाने में उनकी मदद करते हो? अगर तुम हमें बताओ तो और लोग भी सीख के उसको यूज़ करेंगे। कि जब जो बच्चे इनका नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनको जो नशीले पदार्थों का दुष्प्रभाव होता है, उन सब के बारे में बताएँगे। और जो कुछ बच्चे उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, जैसे कि जो बीड़ी होती है, उनका जो कवर होता है, उन पर जो चित्र बना होता है कि जैसे मुआ होता है, उसके ऊपर घाव सा होता है। ऐसे चित्रों को दिखाकर समझाएँगे कि इस चीज़ का सेवन करने से ऐसा रोग होता है, जिसका ये इलाज बहुत ही महँगा और गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ में जैसे कैंसर होता है और जो फेफड़ों की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिससे साँस की बीमारी होती है। इस तरीके से हम हर एक बच्चे को नशीले पदार्थों का सेवन से बचाने का प्रयास करेंगे और उन्हें ये बताएँगे कि इनका दुष्प्रभाव किस तरीके से होता है। सो इसके लिए तुमने रैली भी तुमने मुझे बताया करी, और भी कुछ करते हैं, कुछ पोस्टर बनाते हैं, नाटक यूज़ करते हैं, समझाते हैं, क्या-क्या करते हैं आप बताइए? इसके लिए मैं और मेरी बाल पंचायत जो टीम होती है, युवा मंडल के सदस्य होते हैं, सब मिलकर जो रैलियाँ रैलियाँ निकालते हैं, स्कूल के बच्चों को भी हमारे साथ शामिल करते हैं और जो गाँव में बड़े-बुज़ुर्ग और जो युवा शिक्षित हैं, वो भी हमारे साथ इस काम में समर्थन के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो रैलियाँ भी निकालते हैं, दीवार लेखन करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, जैसे पर्चा बाँटते हैं और पर्चों पे इन सब के दुष्प्रभाव लिखे होते हैं, जिनको पढ़ के समझते हैं कि किस तरीके से किस नशीले पदार्थों के सेवन से क्या रोग होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसके साथ में जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, बच्चों के माध्यम से हम जो बाल पंचायत की टीम होती है, ये नुक्कड़ नाटक करके समझाते हैं कि हमें जो नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम हर एक उपाय करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत, बहुत ही इंस्पिरेशनल।
वाह! जो आपने बात कही, मैं बताऊँ आपको, हम जब बात करते हैं साइको एजुकेशन की कि क्या-क्या करना चाहिए, वो सारा तुम कर रहे हो। हम बात करते हैं कि कौन-सा सबसे बेस्ट तरीका है युवाओं को पढ़ाने का, वो होता है पीयर टू पीयर लर्निंग, कि हमारी बात तो क्या सुनेंगे, आपस में एक-दूसरे की बात सुन लेंगे। तो तुमने इन दोनों चीज़ों को, जो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश दुनिया भर के फैक्ट्स हैं, उसको यूज़ कर रहे हो तुम, एंड दैट इज़ व्हाई द रिजल्ट्स आर आल्सो देयर। और आप जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, इस बात को समझिए कि आप भी ये कर सकते हैं। अपने घर से शुरू करिए, अपने नेबर्स से शुरू करिए, अपने परिवार से शुरू करिए, शुरू करिए। वर्ल्ड नो टोबैको डे तो हर साल आएगा, आगे चले जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि आज बात कर ली, फिर 365 दिन भूल गए, फिर वापस अगली बार बात करी। बदलाव लाइए जीवन में। मुझे पता है कि हमारा समय धीरे-धीरे पूरा होते जा रहा है, तो मैं, बहुत से लोगों ने ये कहा है और मैसेज जानना चाहते हैं सुमेधा कैलाश जी आपसे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आज इस दिन बच्चों के लिए, माता-पिता के लिए आपका जो मैसेज हो, वो आप दीजिए, तो ये सारे लोग मिलके उस मैसेज को दूर-दूर तक लेके जाएँगे, जिससे समाज में बदलाव ला पाएँ। मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए तो सोचेंगे ही और सोचते भी हैं। वो आप उनको सकारात्मक सोच के साथ बता भी सकते हैं, तरह-तरह का उदाहरण देके भी। पर जो बच्चे सड़कों पर हैं या किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं और नशे के आदी हो गए हैं और आप जान गए हैं, तो कम से कम उनसे बात करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये नशा उन्होंने क्यों शुरू किया। कोई ना कोई कारण होता है गरीब के बच्चे का नशा शुरुआत करने का, तो उसको कोई ना कोई जीवन में कमी है। तो आप अपने तक सीमित रह के ना रहकर दूसरों के लिए सोचने की शुरुआत करें और एक ऐसा दिया बने जो अंधेरे में अपनी रोशनी खुद ही बता देता है कि मैं एक दिया हूँ। तो जैसा आप डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज केवल एक दिन के लिए ये वो नहीं रखें, अगले आने वाले समय में अगर हम इस दिन को मनाएं तो कम से कम संख्या में कमी हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस नशे से मुक्त हो पाएं और नशा ना करें, शुरुआत ही ना करें, ऐसा समाज में वातावरण देने की कोशिश करेंगे। बस मेरी इतनी ही विनती है। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, अपनाइएगा और इस पे आगे बढ़िएगा। अम, साथ में निरंजन, तुमसे भी यही पूछेंगे, जो युवा बच्चे सुन रहे हैं आज और आने वाले दिनों में इसको सुनेंगे, तुम्हारा मैसेज क्या है? बच्चों के लिए भी और हमारी उम्र के लिए भी, हमें भी अपने अंदर ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत है। बच्चों में तो कम बदलाव की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। तो तुम्हारा मैसेज क्या है हम सब? मैं आप सभी से को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये नशीले पदार्थ है, आप सभी इनसे अपने आप को बचाएँ और दूर रहें। क्योंकि जब आप खुद नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो अधिकतर गाँवों की जो महिलाएँ भी सेवन करती हैं, तो वो क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, उनसे दुकानों से नशीले पदार्थ मँगाते हैं। तो कभी-कभी जो छोटे बच्चे हैं, वो स्वयं भी उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ले लेते हैं और धीरे-धीरे लत लग जाते हैं। तो इसलिए बड़ों को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। और आज का मेरा यही एक संदेश है कि नशीले पदार्थ से आप सब दूर रहें और अपने आप को बचाएँ। आज का यही संकल्प है। थैंक यू। केशव, तुमने सुना निरंजन अमेजिंग वर्क और कितनी इंस्पिरेशनल बात है। वेरी ब्रीफली हम वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एडोलेसेंट सब्सटेंस अब्यूज़, हेमंती कुमार जी ने भी अभी लिखा है, पुनीत शर्मा जी ने भी लिखा है, अरविंद कुमार झा जी ने भी लिखा है, बहुत लोगों ने लिखा है। एडोलेसेंट सब्सटेंस यूज़ एक चिंता का विषय बनते जा रहा है। तुम्हारे हिसाब से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं एज़ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ साइको-ऑन्कोलॉजी, कि क्या हम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कि हम सब्सटेंस अब्यूजिंग चिल्ड्रन को रोक सकें? केशव, कैन यू हियर मी? केशव, आप सुन पा रहे हैं? जी, जी सर। या आई थिंक पॉलिसी लेवल पे वी ऑलरेडी हैव पॉलिसीज़, हमें और जानने की ज़रूरत है।
और समझने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं वो बस बनकर कहीं रखी हुई हैं। हमने कभी खोल के देखा ही नहीं, ना ही कभी जानने की कोशिश की है। जैसे अभी सुमेधा मैम भी बात कर रहे थे कि आश्रम के बाहर जो एक एरिया है, तो कोटपा के अंदर मैं थोड़ा-सा ज़्यादा उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ अभी। उसके अंदर एक आर्टिकल है जिसमें ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी, स्कूल या जहाँ भी बच्चे रहते हैं, जहाँ पे पढ़ाई होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आई थिंक दैट इंक्लूड्स द आश्रम आल्सो। उसके 100 यार्ड्स के तक उसकी जो वॉल जो खत्म होती है, उसके 100 यार्ड तक देयर शुड नॉट बी अ टोबैको शॉप। बट सैडली जब हम देखते हैं ये सब वहाँ पे हैं। ये क्यों है? प्रोबेबली इंस्टीट्यूशंस को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये इल्लीगल है। तो ये पॉलिसीज़ हमारे पास हैं, बट आई थिंक हमें और इन पॉलिसीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर कुछ मैंडेट उसमें लाना है, तो उसमें भी समझने की ज़रूरत है। और दूसरा आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे शुरुआत हमसे अपने आप से ही होती है, एक इंडिविजुअल लेवल से ही होती है। प्रॉब्लम को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्रॉब्लम है, तो अब क्या करें? सिर्फ़ प्रॉब्लम है, ये हो गया, वो हो गया। तो हम प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बात करते-करते प्रॉब्लम में और घुसते जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि एक प्रॉब्लम तो है, अब इसके बारे में किया क्या जाए? व्हिच इज़ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। अगर हम हर चीज़ को सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से देखें, तो आई थिंक एक इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी बदलाव आ जाता है। बट पॉलिसीज़ आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हू आर वाचिंग दिस और अपने लिए भी आई थिंक हमें पॉलिसीज़ को और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर चीज़ें तो हैं और हम चेंज ही नहीं ला पा रहे। हम सिर्फ़ कंप्लेन हमारा एक एटीट्यूड भी वैसा आई थिंक इन जनरल लेवल बन चुका है कि हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम दिख रही है। बट आई थिंक इफ वी अडैप्ट द सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। हमने आज बात करी रोल मॉडल्स के बारे में। हमने मिलवाया एक युवा रोल मॉडल से, निरंजन। ये मुमकिन नहीं है कि आप लोग जिन्होंने आज निरंजन को सुना है, वो प्रोत्साहित ना हुए हों। हमें अपने अंदर और अपने आस-पास के निरंजनों को सपोर्ट करना है। हमें ये नहीं देखना है कि उस सेलिब्रिटी ने ये बोला या वो बोला। चूज़ करिए किसको फ़ॉलो करना है। वर्ल्ड नो टोबैको डे में नो की अहमियत को समझिए। मना करिए पहली बार, हर बार। दोस्त हो मना करिए, परिवार हो मना करिए, रिश्तेदार हो मना करिए, कॉलीग हो मना करिए, मना करिए। से नो। नो एक पावरफुल टूल है, यूज़ करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन थी। निरंजन, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत मतलब आपको बता नहीं सकता कि हमने इस वर्चुअल टाउन हॉल में बहुत लोगों से बात करी है जिन्होंने बड़े-बड़े काम किए हैं। बट तुमसे बात करके जो मेरे मन को एक खुशी मिली और एक उम्मीद मिली आने वाले भविष्य की, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, तुम्हारा भी और बाल आश्रम का भी, कि आप जो कर रहे हैं और जो इस तरह का एक भविष्य वैल्यू ओरिएंटेड सोसाइटी हमारी बने, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। थैंक यू केशव, आपको भी। सुमित्रा जी, जाने से पहले आपसे तो एक बार मैसेज हम फिर लेंगे ही। मैं पढ़ रहा था, पीछे लिखा हुआ है एवरी मिनट मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्डहुड मैटर्स। आपने इतने सालों बच्चों के लिए काम किया है, अभी काम जारी है, चल कर ही जा रहे हैं। क्या चीज़ है जो रोज़ ब रोज़ आपको उसी जोश, उसी तरह से रोज़ इस तरह का काम आप करते हैं और कर पा रहे हैं? तो एक लास्ट मैसेज आपका, जो सब सुन रहे हैं उनके लिए। जैसा आपने कहा कि निरंजन, तो हमें एक निरंजन से काम नहीं चलेगा। हमें हर जगह पर ऐसे पता नहीं ना जाने कितने निरंजनों की जरूरत होगी जो समाज को एक सुदृढ़ सशक्त समाज दे पाए और हर बच्चे के बचपन को बचाने में सहयोग कर पाए। और शायद हम जो बच्चे बड़े लोग नहीं कर पाए, वो हमारे बच्चे अपने हाथ में लेकर नए समाज का निर्माण करने में सहायक होंगे। और हमने तो प्रतिज्ञा की हुई है, जब तक जान है जहान है, हम नहीं जाएंगे जब तक हर बच्चे को उसका बचपन ना लौटा पाए। हर बच्चे को उसका बचपन ना लौटा पाए। वेरी इंस्पायर्ड, वेरी ग्रेटफुल सुमेधा कैलाश जी, आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। निरंजन,
आई स्टैंड इंस्पायर्ड। ये वर्चुअल टाउन हॉल्स अब इसी तरह से लाते रहेंगे। अगली बार फिर किसी एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड मेंटल हेल्थ टॉपिक पे मिलेंगे। दिस इज थ्रू कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड सपोर्टेड बाय द बाल आश्रम। थैंक यू। वर्ल्ड नो टोबैको डे, नो को याद रखिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।